नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद। उम्मीद करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बिहार पुलिस का ये सीरीज चल रहा है दोस्तों। इससे पहले आपको 9 वीडियो मैं उपलब्ध करा चुका हूं। आज जो वीडियो आपको मिल रहा है, जो देख रहे हैं, वह क्रम संख्या 10 है। आज हम लोग पढ़ेंगे वन्य समाज और प्रमुख आदिवासी विद्रोह। आप बिहार बोर्ड का जो क्लास 9th का इतिहास है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर मिलेगा। आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, चूंकि सिलेबस में साफ मेंशन किया हुआ है कि जो भी पूछा जाएगा वह सिलेबस 9th और 10th का ही रहेगा। तो जब हमने सिलेबस पर एक वीडियो आप लोग को उपलब्ध कराया है, शायद उसको आप लोगों ने नहीं देखा है, तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है, चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये वही लोग हैं जो सिलेबस इसका देखे नहीं है, बिहार पुलिस का सिलेबस नहीं देखे हैं, जो नया सिलेबस आया है। मैं नए सिलेबस के अनुसार आपको सारी चीजें उपलब्ध करा रहा हूं, ये बात दिमाग में आप बैठा लीजिए। जो भी चीज मैं दे रहा हूं नए सिलेबस के हिसाब से दे रहा हूं, और सिलेबस वाला आप वीडियो देख लीजिए। जो भी सिलेबस है उसको आप देख लें, उस वीडियो का लिंक दे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लीजिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे तो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि क्या आप एकदम आश्वस्त हैं कि जो आप पढ़ा रहे हैं वही आएगा। तो भाई, जो बिहार पुलिस का सिलेबस है मैं वही पढ़ा रहा हूं, आएगा कि नहीं आएगा ये आप सोचिए, क्योंकि हमारा काम है सिलेबस कवर कराना। अब हम आपसे बहस तो कर नहीं सकते हैं कि आएगा ही नहीं आएगा ही। अब हो सकता है आयोग कुछ प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछ दे, तब आप फिर हम पर चढ़ बैठेंगे कि ये तो आप पढ़ाए नहीं, ये कैसे आ गया। तो कोई मतलब मैं दुकानदार तो हूं नहीं, या कोई कंपनी तो हूं नहीं कि मैं गारंटी लेता हूं, सामान थोड़ी बेच रहे हैं यार। हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो पढ़िए, अन्यथा मत पढ़िए। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने नहीं, वो केवल यही सब करने आते हैं, और वैसे लोग भटकते ही रहते हैं। जब तक आप अपने टीचर पर, जिनसे पढ़ते हैं, आप अपनी किताब बुक्स पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। गांठ बांध लीजिए। आप अगर इसी तरह से करते रहेंगे तो क्या होगा, आप जो समय इन फालतू चीजों में करें वो पढ़ने में दीजिए, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, 2-4 मिनट आपका मैं बर्बाद किया हूं। आज हम लोग शुरू करते हैं कि वन समाज और आदिवासी विद्रोह। यह है प्रमुख विद्रोह। विद्रोह क्यों हुआ, आदिवासियों ने क्यों विद्रोह किया, इन सब बातों पर हम लोग अच्छे से चर्चा कर लेंगे। उसके पहले हम लोग जान लेंगे कि ये जो आदिवासी हैं, सबसे ज्यादा आदिवासी कहां में है। मैं पूरे विश्व को भी इसमें शामिल करूंगा। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, पहली, दूसरी, तीसरी हम बात करेंगे। निवास वो कहां करते हैं ये भी हम बात करेंगे, है ना। उसके बाद कुछ विद्रोह जो हुए हैं, वो जो जनजाति है वो कहां की है, और कुछ प्रणालियां चली हैं, ये सारी चीजें हैं। कुछ वन नियम बने हैं, उन सभी चीजों पर हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पेन, कॉपी, कलम लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि लिखना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पेन कॉपी आप लोगों ने निकाल लिया हो, क्योंकि चीजों को लिखिएगा। आप खाली स्क्रीनशॉट पर ही एकदम निर्भर मत हो जाइएगा कि हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे काम हो जाएगा, नहीं। चीजों को लिखेंगे तो ज्यादा याद होगा। मैं बार बार आपको यही कहता हूं, हालांकि स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूं, लेकिन फिर भी मैं बार बार आपको यही कहता हूं कि आप भाई साहब पेन कॉपी जरूर रखिए, क्योंकि पेन कॉपी अगर नहीं रखेंगे तो चीजों को स्क्रीनशॉट लेंगे, कितना स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक ना। तो ये मत सोचिए कि हम खाली स्क्रीनशॉट पर ही काम चला लेंगे, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, आपको पेन और कॉपी लेकर के चलना होगा। तो चलिए निकाल लिए हैं स्क्रीन आप लोग पेन कॉपी, अब शुरू कर देते हैं। देखिए, हम आदिवासी के बारे में पढ़ेंगे, आदिवासी के बारे में, क्योंकि आदिवासी से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो आदिवासी हैं, ये जो आदिवासी हैं, इनकी सर्वाधिक संख्या है कहां, पूरे विश्व की मैं बात कर लूं
तो थोड़ा सा अगर आप विश्व का नक्शा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो अफ्रीका है जहां से टूट करके और भारत आया है ना। आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि जो अफ्रीका का जो हिस्सा है उससे टूट करके ही भारत का ही भाग जो है वह आगे बढ़ा है ना। भारत उसी से टूट करके गया है। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए। तो सर्वाधिक जो संख्या है ना, ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहां में है? दक्षिण अफ्रीका में। तो मैं यहां पर लिख दूं कि विश्व की अगर बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक ना। कहां में? दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक संख्या। पूरे विश्व में अगर आदिवासी जनजाति की बात की जाए तो सर्वाधिक संख्या आपका दक्षिण अफ्रीका में है। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है भारत। अगर पूछ दे कभी कि सर्वाधिक संख्या आदिवासी जनजातियों की, है ना, जनजातियों की या आदिवासियों की सर्वाधिक संख्या पूरे विश्व में, पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका आएगा। दूसरे स्थान की अगर बात कर ले तो दूसरे स्थान पर आप जानिए कि पहला पर दक्षिण अफ्रीका और वहीं से टूट करके भारत ऊपर की ओर गया है, तो दूसरे स्थान पर जो हो जाएगा वह भारत हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए कि भारत में कोई एक ही जनजाति नहीं, जनजातियां बहुत सारी हैं, तो बहुत सारा आपको याद नहीं करना है। जो मुख्य रूप से 1 2 3 हैं बड़ी जनजातियां, उनको आप फिलहाल यहां पढ़िए। बाकी हम लोग ज्योग्राफी में भी इसको एक बार कवर करेंगे। इसको हम लोग ज्योग्राफी भूगोल में भी ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। भारत की जो जनजातियां जब आप पढ़ेंगे तो वहां भी मिलेंगी। यहां इनका इतिहास, इन्होंने क्या विद्रोह किया है, इस पर हमारा मुख्य फोकस होगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, सब चीजों को बारीकी से समझिएगा, क्योंकि कहां से प्रश्न आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ है केवल यही नहीं, जो चीज मैं एक्सप्लेन करता हूं, बोलता हूं, वहां से भी प्रश्न बनता है और उसको मैं बताता हूं कि ये वाला चीज को आप लिख लीजिए, ये पूछा जा सकता है। तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि सबसे बड़ी दक्षिण अफ्रीका। भारत में अगर पूछे तो ये दूसरे नंबर पर है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका ही पूरा मान लीजिए, अफ्रीका ही पूरा मान लीजिए, ठीक ना। अफ्रीका के बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है, ठीक ना। तो ये भी आपको ध्यान देना है। आप पूछे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो मैं एससीईआरटी के अनुसार बता रहा हूं। बहुत किताब आप मत पढ़िएगा, जो एससीईआरटी का डाटा है मान्य वही होगा। पढ़ा आप कहीं से लीजिए, लेकिन वैलिड आंसर किसका मान होगा? जो यहां बताया जा रहा है, क्योंकि हम एससीईआरटी का ही डाटा बता रहे हैं आपको, अन्य किसी भी बुक का नहीं बता रहे हैं, तो मान्य ये भी होगा। अच्छा, एक चीज और मानिए, अगर कभी कोई प्रश्न जिसमें ल्यूसेंट हो या क्राउन हो या कोई अन्य बुक में आंसर कुछ और एससीईआरटी में आंसर कुछ और, तो आप लोग किसका याद करेंगे पता है? आप लोग को वरीयता देना है एससीईआरटी वालों का। मैं ये मत सोचिए कि लूसेंट बहुत चर्चित है तो लूसेंट वाला डाटा मान्य होगा। आयोग लूसेंट फूसेंट नहीं जानता है, आयोग लूसेंट फूसेंट नहीं जानता है, वह एससीईआरटी को मानता है। भले प्रश्न आपको लूसेंट से देखने को मिल जाए, लेकिन मानता इसी को है, वो एससीईआरटी को। क्योंकि जब आप लूसेंट वगैरह भी पढ़ेंगे या कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित, तो एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही उठाया गया है चीज, तो ये मान्य ये होगा, ये भी दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो प्रथम नंबर पर बात करिएगा, पहला, तो पहला हो जाएगा भील, है ना, भील सबसे ज्यादा संख्या है इसकी सबसे। दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर गौड़ होगा। कौन होगा? गौड़। तीसरे नंबर पर संथाल। ये तीनों कम से कम याद रखिएगा, ठीक ना, ये तीनों याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या हो जाएगी ज्यादा, है ना। मध्य प्रदेश और भी अन्य राज्य हैं, अन्य राज्य में भी है, ऐसा नहीं कि केवल मध्य प्रदेश में ही है। तो हम क्या बताए हैं कि जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आदिवासी विद्रोह पर मुख्य रूप से फोकस है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा दिया, ये बात है। तो मध्य प्रदेश में, ये आपको झारखंड में देखने को मिल जाएगा, है ना। अब झारखंड की जगह बिहार भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पता है ना कि झारखंड बिहार का ही हिस्सा था,
जब अलग हुआ है 2000 ईस्वी में, उसके बाद झारखंड बना है ना, पहले तो यही था। तो ये बिहार भी अगर दिया जाए ऑप्शन झारखंड ना दे करके, तो दिमाग में रखना है, जहन में रखना है ये चीज कि हाँ बिहार का ही अंग था। चलिए, एक प्रणाली चली थी मानकी प्रणाली और मुंडा प्रणाली। मुंडा जनजाति भी है, लेकिन एक प्रणाली चली थी, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं प्रश्न कि मानकी व मुंडा प्रणाली प्रचलित है तो किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो बताएंगे कि ये जो सिंहभूम क्षेत्र है, झारखंड बिहार ऑप्शन दे तो दोनों याद रखना है, क्योंकि अभी मैं आपको बताया कि झारखंड जो था वो बिहार का ही हिस्सा था। तो सिंहभूम क्षेत्र में ये प्रणाली जो है यह प्रचलित थी, इतना आपको याद रखना है। एक और प्रणाली है मांझी व परगनैत प्रणाली, यह संथाल परगना में जो है वह प्रचलित था। संथाल जनजाति है, यहाँ परगना बनाया गया था, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कब बनाया गया था। तो ये परगना में जो है ये प्रचलित है। तो ये दोनों को अवश्य याद कर लीजिएगा, मानकी व मुंडा प्रणाली सिंहभूम में, मांझी व परगनैत प्रणाली संथाल। आपको भले ही जटिल लग रहा होगा प्रश्न, आप एग्जाम देते हैं तो देखते हैं ना कि कुछ प्रश्न जो होते हैं वो अति जटिल होते हैं। अब आप लोग कहते हैं कि सर पता नहीं कहां से पूछा था, अयोग लग रहा था कि पगला गया था, इस तरीके से आप लोग कहते हैं। अगर पूछ दे आपको कि मानकी व मुंडा प्रणाली, तो बच्चे दिमाग पटक पटक के पगला जाएंगे कि ये पता नहीं क्या मांझी ये प्रणाली है कि जनजाति है, दिमाग में यही बसते रहे, घूमते रहे। तो यही सब प्रश्न होते हैं। ये 2-4 प्रश्न पर आपने कमांड कर लिया, खेला हो गया। समझ रहे हैं, काम यही रुकता है। सही तरीके से न पढ़ना भी आपकी असफलता का अहम कारण होता है। पढ़ते बहुत हैं आप लोग, मैं आप लोग की पढ़ाई पर संदेह बिल्कुल भी नहीं करता हूं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको पढ़िए जहां से भला हो। अब समझ गए होंगे, चलिए आगे चलते, ज्यादा बर्बाद वक्त नहीं करेंगे। चलिए, आदिवासी समाज का एक मुख्य त्योहार है, आदिवासी जो है ये मुख्य त्योहार मनाते हैं, उस त्योहार का नाम है भैया सरहुल। सरहुल त्योहार मुख्य रूप से आदिवासियों का त्योहार है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह कब मनाया जाता है, तो चैत्र माह में शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। याद रखिएगा, सरहुल चैत्र माह में शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। यह फूलों का त्योहार है, यह भी आपको याद रखना है, चैत्र माह में शुक्ल तृतीया को सरहुल। कभी पूछ दे कि आदिवासी समाज का मुख्य त्योहार, तो याद रखिएगा सरहुल। आदिवासी जो थे ना, ये बाकी लोगों से कटे हुए रहते थे। कटे हुए का मतलब कि ज्यादा लोगों से लगाव नहीं रखना चाहते थे। ये अपना शिकार करते थे, उसी में मस्त रहते थे, कुछ पर्व त्योहार मना लिए उसी में मस्त रहते थे, कुछ नृत्य वगैरह कर लिए उसी में मस्त रहते थे। आम जीवन से बाकी लोगों से इनका कोई मतलब नहीं होता था, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इनको कोई मतलब नहीं था, ये अपने में मग्न रहते थे। लेकिन इनको जब छेड़ा जाएगा, यहां छेड़ा गया है ये दो प्रणाली करके, है ना, इसके बारे में आगे हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। तो यहां भी छेड़ा गया, ये परगना बना करके इनको छेड़ा गया है, बताएंगे आगे। आदिवासी समाज का त्योहार जानेंगे आप। अब इनको छेड़ा जाएगा तो ये डिस्टर्ब होंगे और उसी का परिणाम ये विद्रोह आपको दिखाई देगा, जिसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो यहां तक आप देख लिए। एक चीज मैं और बता दूं कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर क्या ये केवल बिहार पुलिस में ही काम आएगा, तो देखिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, ठीक ना, ये बिहार के ऑल एग्जाम सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं क्लास 9th और 10th पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करा रहा हूं, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो आप सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी करेंगे तब भी एनफ, आप बिहार एसएससी की भी तैयारी करेंगे तब भी एनफ, बिहार एएसआई स्टेनो की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तब भी एनफ, क्योंकि बिहार के जितने भी एग्जाम हैं सबका बेस जो है वो एससीईआरटी एनसीईआरटी ही है, प्रश्न तो यहीं से बनेंगे। और इन डिटेल आप एक बार किताब को पढ़ लीजिए, एससीईआरटी 9th क्लास का किताब पढ़ लीजिए, ये वाला वन्य समाज और आदिवासी के बारे में, ठीक ना, उपनिवेशवाद है
यहाँ आपको आदिवासी विद्रोह में लिखा हूं, लेकिन चैप्टर जब उल्टेंगे तो उपनिवेशवाद मिलेगा देखने को, ठीक ना। तो आप मतलब ये एकदम निश्चिंत हो लीजिए कि बिहार पुलिस नाम के लिए तो मैं बिहार पुलिस का ही करा रहा हूं, लेकिन बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिए आप आसानी से करेंगे। एक बार पढ़ के देखिए हमसे, एक बार भरोसा करके देखिए, आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इतना फायदा होने वाला है आपको, याद रखेंगे आपकी हाँ सही जगह आपने समय दिया है। तो चलिए आगे चलें। ये लोग त्योहार तो मना लिए, ये लोग कुछ कृषि भी करते थे। अब इनके पास खेत तो था नहीं कि खेती करें, ये घुमंतु होते थे, कभी यहां कभी वहां कभी वहां। तो ये क्या करते थे कि इनकी जो प्रचलित कृषि थी उसको झूम कृषि कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, झूम कृषि कहते हैं। तो ये झूम कृषि करते थे। झूम कृषि पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप लोग सर्च करिएगा झूम कृषि पाठशाला विद के, ऐसे यूट्यूब पर सर्च करिएगा झूम कृषि पाठशाला विद के, आपको हमारा वीडियो आ जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। झूम कृषि पूरा डिटेल में बताया हूं। तो झूम कृषि इनकी प्रचलित कृषि थी, ये आपको याद रखना है। मैं लिख दूं कहिए तो, झूम कृषि है ना, इनकी प्रचलित कृषि। वन सेवा, वन सेवा की स्थापना, वन सेवा की स्थापना कर दी गई 1864 में। इनको परेशान किया जाने लगा है अब आदिवासियों को। वहां पर जो अंग्रेज हैं आए हैं, वह वनों में जा करके और कुछ जमींदारी टाइप का लागू करने लगे हैं। जो आदिवासी के जो मुख्य होता था, हेड होता था, उसको ये लोग जमींदार घोषित करने लगे। कौन? अंग्रेज जमींदार घोषित। अब वो जो है बना है जो मुख्य नेता आदिवासियों का, अब वो उसको विशेषाधिकार भी है ही, तो वो इन पर अत्याचार करने लगता है, इन्हीं का नेता ही अत्याचार करने लगता है कहीं कहीं पर। तो दिक्कतें आती हैं। एक वन सेवा की स्थापना हुई है 1864 में, पूछता है, और भारतीय वन अधिनियम की स्थापना यहां पर 1865 लिख लीजिए, दोनों डेट याद रखिएगा ईस्वी। वन सेवा की स्थापना 1864, भारतीय वन अधिनियम की स्थापना 1865, एक साल बाद, है ना। वन सेवा के बाद वन अधिनियम आ गया है। वन अधिनियम जब आ जाता है तो इसमें इनको छोटे जानवरों के जो शिकार करते थे, जैसे मैंने पहले बताया कि इनका काम था शिकार करना, जानवरों को, छोटे छोटे जानवर जो हो गए उनको मारते थे और उसी में खुश रहते थे, झूम कृषि करते थे, नृत्य वगैरह देख ही रहे हैं आप, त्योहार भी मनाते थे। तो जब अधिनियम में आ गया ना, तो इसमें सीमित कर दिया गया इनके शिकार क्षेत्र को, कि आप नहीं, छोटे जीव जंतुओं को नहीं मारेंगे, बड़े बड़े को मारिए, क्योंकि बड़े जो जीव जंतु हैं वो आदमी के लिए नुकसानदेह पहुंचाते थे, तो उसको मारिए, आदमी भी भय जो रहता है व्याप्त वो खत्म होगा। तो ये लोग करने लगे वही, और इनके जो आदिवासी थे इनके अधिकारों को भी कम किया जाने लगा, मतलब इनके स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने लगे वो लोग। तो इनको भाई तकलीफ होने लगी, इनको दुख होने लगा, है ना। अब ये विद्रोह करेंगे, अब ये विद्रोह करेंगे। बहुत शांत स्वभाव के होते हैं आदिवासी, लेकिन इनको छेड़ेंगे ना, बहुत बहुत खतरनाक होते हैं। इनका अस्त्र वगैरह के बारे में आप पहले ही जान लीजिए कि इनके पास गोली बंदूक नहीं था, तीर से काम चलाते थे, भाला से काम चलाते थे। तो ये जो लड़ाइयां लड़ेंगे ये लोग लगभग इसमें तीर भाला से ही लड़ेंगे, तीर से मार के हत्या तक भी कर देते हैं लोग। आगे हम लोग चलेंगे, बहुत चर्चित कहानी है, जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्रोह के बारे में। मुख्य रूप से हम लोग 10 विद्रोह देखेंगे जो कि आदिवासी के बारे में है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 10 को एकदम डाल लीजिए दिमाग में, ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। आप चाहें तो ले लीजिए एक बार, लास्ट में भी स्क्रीनशॉट का मौका देंगे हम। तो चलिए, पहला जो विद्रोह हो गया वह कौन सा हो जाएगा? मार्कर बदलता हूं मैं, जरा सा समय दीजिए हमको। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, घबराइए मत, 40 मिनट का होगा, 35 मिनट का होगा या 45 मिनट का होगा, घबराइए मत। चीज आप सीख के जाइए यहां से। और एक निवेदन है, कितनी मेहनत से वीडियो मैं बनाता हूं, थोड़ा सा आप लोग कमेंट कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अगर अच्छा लगे तो। मैं तो ये नहीं कहता हूं कि ना अच्छा लगा तभी, अच्छा लगे तो शेयर करिए अपने दोस्तों को, उनको भी मिले सही चीज की जानकारी, उनको भी हो। ठीक, चलिए आइए आते हैं। पहला विद्रोह जो है वह है पहाड़िया विद्रोह। कौन है? पहाड़िया विद्रोह। मुख्य बात क्या याद रखना है कि पहाड़िया विद्रोह का जो क्षेत्र था वह क्षेत्र कौन था? तो वह क्षेत्र था भागलपुर और
राजमहल की पहाड़ी। भागलपुर में जो राजमहल की पहाड़ी है ना, भागलपुर और राजमहल की पहाड़ी, कुल मिलाकर के ये आपको याद रखना है कि ये जो पहाड़िया विद्रोह है मुख्य रूप से इस क्षेत्र में जो था प्रचलित था। और इसके जो नेता थे, मुख्य नेता कह लीजिए कि नेतृत्व है ना, तो ये किसके हाथ में था? तो यह तिलका मांझी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर प्रश्न आपको घुमाया जाएगा। तिलका मांझी का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? ऐसे प्रश्न पूछेगा। तिलका मांझी का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? ऑप्शन देगा पहाड़िया विद्रोह, ऑप्शन देगा तमार विद्रोह, ऑप्शन देगा कोल विद्रोह, ऑप्शन देगा संथाल विद्रोह। मैक्सिमम बच्चे संथाल मारेंगे, कोई कोल मारेगा, कोई मुंडा मारेगा। पहाड़िया विद्रोह कम ही लोग मारेंगे, क्योंकि पढ़े अगर नहीं रहेंगे तो दिक्कत तो होगी, सभी को दिक्कत होती है। तो ये याद रखिएगा, पहाड़िया विद्रोह जो है वह भागलपुर राजमहल क्षेत्र में है, ठीक। और जो इसके नेतृत्व करता है बच्चों, वो आप जान ही गए कि इसके नेतृत्वकर्ता जो है वह तिलका मांझी है। ये भी आप समझ गए अच्छे से, है ना। अब आगे चलते हैं। तिलका मांझी को विशेष रूप से पढ़िए, थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए। तो अगर बात करते हैं तो तिलका मांझी जो है, इनका जन्म कब होता है? तो इनका जो जन्म है वह 1750 ईस्वी में। कहां में? भागलपुर के निकट इनका गांव है तिलकपुर। अब आपको लग रहा होगा कि तिलका मांझी और तिलकपुर नाम मिलता जुलता है ना। तो भागलपुर के निकट तिलकपुर गांव में इनका जन्म होता है। कब जन्म होता है? तो 1750 में। बहुत कम समय जीते हैं, 35 वर्ष, 35 वर्ष ये जीते हैं। इनको फांसी दिया जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पूछे तिलका मांझी का जन्म 1750 कहां में? तो भागलपुर के तिलकपुर गांव में। आगे चलते हैं। तिलका मांझी क्या करते हैं? अब आप देख ही रहे हैं कि इनको जब छेड़ा गया है आदिवासियों को, तो ये लोग विद्रोह पर उतर चुके हैं। तो जो तिलका मांझी है, इन्होंने क्या किया है कि एक कलेक्टर है, एक कलेक्टर को इन्होंने तीर से मार दिया है इसी विद्रोह के दौरान। 1784 में तिलका मांझी जी ने इस कलेक्टर को मार दिया। कलेक्टर का नाम है क्लेवलैंड, नाम याद रखिएगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा क्लेवलैंड, ठीक ना। 1784 में तिलका मांझी ने इसको तीर से मारा है। कुछ ही समय, मतलब कुछ दिन के बाद, पहले तो ये घायल हुआ लेकिन कुछ दिन के बाद मर गया। तो तीर में पता है जहर वगैरह लगाते हैं। अब देखेंगे आदिवासियों को तो शिकार भी करते थे ना, तो तीर में जहर लगाते थे और लगा करके मारते थे। ऐसे तीर हाथ पैर में लगने से मरेगा नहीं ना आदमी, जहर लगा देगा तो जहर खून में प्रवेश करेगा और मर जाएगा, जहर से मर जाएगा। तो ऐसे करके 1784 में, ईस्वी याद रखिएगा, पूछेगा। अच्छा जानते हैं ये इसमें से ऐसे बहुत चीजें जो बीपीएससी तक पूछा है, बीपीएससी तक। समझिए कि जो मैं बता रहा हूं ना वो 0 to एकदम हायर लेवल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप पढ़ने वाले हैं, जो नहीं पढ़ने वाला है, जो रटुआ बच्चा होगा, वन लाइनर टाइप के, उसको ये क्लास बहुत बेकार लगेगा कि लेंदी है। लेकिन जो पढ़ने वाला होगा, जो नौकरी लेने वाला होगा, उसको बहुत प्रिय लगेगा ये क्लास। और ज्ञान की बातें बता रहा हूं, बीपीएससी तक पूछता है यहां से प्रश्न। ये सारा प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया है, ये वाला है ना, कि जो कलेक्टर था उसको कब मारा गया था तीर, किसके द्वारा। आप लोग पढ़िए तब समझ में आएगा। चलिए, तो मारने के जुर्म में इसको तिलका मांझी को 1785 में फांसी दे दिया जाता है। तो इस भी याद रखना है, जन्म 1750, तीर मारा 1784 में, और फांसी कब दिया गया? फांसी 1785 में। तो ये तीन बातें जो है ये आपको मुख्य रूप से याद रखनी है, ठीक। तिलका जो है, तिलका मांझी, यह पहले ऐसे व्यक्ति हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिखिए इसको। तिलका मांझी पहले ऐसे व्यक्ति हैं संथाल के, अभी आपसे पूछे कि संथालों का पहला व्यक्ति जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध या उपनिवेशों के विरुद्ध, जो मतलब आए थे, अंग्रेजों ही लिख लीजिए, के विरुद्ध इसने क्या किया? शस्त्र उठाया। क्या उठाया? शस्त्र उठाया। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। पहला संथाली व्यक्ति, तो क्या नाम आएगा? पहला संथाली व्यक्ति तिलका मांझी ही है जो शस्त्र उठाया है। 1779 में
इन्होंने कब 1779 में इन्होंने पहला शस्त्र उठाया था। मारने की बात की जाए तो मैं डेट लिख दिया हूं, लेकिन पहला शस्त्र विद्रोह इन्होंने किया था छोटे मोटे कुछ कार्यों के लिए, तो 1779 में इन्होंने पहली बार शस्त्र उठाया था। यह भी आपको ध्यान देना है। तो तिलका मांझी के संदर्भ में आप इतनी बातें जो है वह जान गए। 1779 में इन्होंने पहली बार सशस्त्र विद्रोह भी किया है, यह भी आप जान गए। आगे हम लोग दूसरा विद्रोह के बारे में चलते हैं, तो यह है तमार विद्रोह। कौन? तमार विद्रोह। ईस्वी 1789, 1789, तमार विद्रोह 1789। क्षेत्र क्या होगा? क्षेत्र होगा छोटा नागपुर का क्षेत्र, है ना। अच्छा, छोटा नागपुर मतलब नागपुर मत समझ लीजिएगा कि महाराष्ट्र में जो नागपुर है, नहीं। छोटा नागपुर ये वर्तमान समय में झारखंड में ही अभी है, ये आपको ध्यान देना है। तो तमार विद्रोह का ईस्वी याद रखिए 1789, क्षेत्र याद रखिए छोटा नागपुर, और इसमें जनजाति जो शामिल है, यह कौन सी जनजाति है? उरांव जनजाति जो है इसमें शामिल है, ठीक है ना। कौन सी जनजाति है? उरांव जनजाति। ये चीज आपको ध्यान देना है। यहां पर संथाल जनजाति से आए ये तिलका मांझी आपको बता चुके हैं। ये जो विद्रोह है यह समाप्त बहुत ही जल्द हो गया है, यानी कि 1794 में यह विद्रोह समाप्त हुआ है। कब हुआ है? 1794 में, यानी कि 5 साल ही ये विद्रोह चला है, तमार विद्रोह। 89 शुरू हुआ छोटा नागपुर में, उरांव जनजाति। ये 4 बातें आपको याद रखना है इसके बारे में। अब चलते हैं चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह चेरो जनजाति के द्वारा ही शुरू किया गया है। किसके द्वारा? चेरो जनजाति के द्वारा। याद रखिएगा, क्षेत्र जरूर याद रखिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे, क्षेत्र पूछेगा। चेरो विद्रोह जो है उसका क्षेत्र क्या है? तो पलामू क्षेत्र। ये जनजाति भी इधर ही निवास कर रही है। समझिए कि जिस क्षेत्र से विद्रोह कर रहा है उधर ही लगभग ये जनजाति निवास कर रही है। तो चेरो विद्रोह पलामू क्षेत्र में हुआ है। इनका नेतृत्व किया था किसने? भूषण सिंह ने। याद रखिएगा, इस चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भूषण सिंह ने नेतृत्व किया था। मार्कर मैं बदलना चाहूंगा। पलामू क्षेत्र में चेरो विद्रोह नेतृत्व भूषण सिंह ने। कब किया है भैया? तो ईस्वी 1800 में। मतलब एक विद्रोह समाप्त हो रहा है तो दूसरा स्टार्ट हो जा रहा है। आप ये भी देख रहे होंगे, एक समाप्त हुआ दूसरा स्टार्ट हो गया। भूषण सिंह को भी फांसी दे दिया गया। भूषण सिंह को भी क्या दे दिया गया? फांसी। अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था वह था कर्नल जेम्स, ठीक ना, कर्नल जेम्स। आदिवासी का नेतृत्व भूषण सिंह और अंग्रेज का तो कर्नल जेम्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि सर याद नहीं होता है। याद हो जाएगा, रटने की कोशिश मत करिए। एक बार वीडियो को अच्छे ढंग से देख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब बार बार वीडियो मत देखिए, समय बर्बाद मत करिए। जब आपको रिवीजन करना होगा तो जो आपने नोट किया है 5 मिनट में, भाई साहब मैं बता रहा हूं कि एक बार 40 मिनट वीडियो देखने में दीजिए, 5 मिनट में आप पूरा रिवीजन कर लेंगे। हफ्ता 10 दिन में बस 5 मिनट निकालना है आपको रिवीजन करने के लिए। 5 मिनट एक वीडियो पर, ठीक है ना, मात्र हफ्ता 10 दिन पर शुरुआत में। फिर आप 20 दिन 25 दिन पर एक बार 5 मिनट समय दीजिए, आप रिवीजन कर लेंगे। लंबे समय तक आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो ये कर्नल जेम्स नेतृत्व कर रहा है। इनको 1802 में फांसी हो गई है। मतलब ये विद्रोह लगभग 2 ही साल आपको देखने को मिलेगा। 1800 में शुरू और 2 में फांसी। चलिए, एक और विद्रोह है चुआर विद्रोह। इसमें जनजाति कौन सी होगी? तो इसमें चुआर जनजाति। इसमें चेरो जनजाति और इसमें चुआर जनजाति, है ना। ये क्षेत्र की बात करें तो ये बंगाल प्रांत का है। कौन सा प्रांत का है? बंगाल प्रांत का है। इसका नेतृत्व कौन किया है? तो करणगढ़ की रानी, करणगढ़ की रानी जिसका नाम है शिरोमणि, नाम याद रखिएगा। चुआर विद्रोह शिरोमणि के नेतृत्व में यह किया गया है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया 1799 में और गिरफ्तार करके कलकत्ता जेल में इनको भेज दिया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक लगा दे रहे हैं। चुआर विद्रोह चुआर जनजाति का था, प्रांत बंगाल था,
नेतृत्व कौन की? करणगढ़ की रानी, क्या नाम है? शिरोमणि। इनको गिरफ्तार कब किया गया? 1799 में। शिरोमणि को किस जेल में कैद किया गया? कलकत्ता। तो ये भी आपको याद रखना है। नहीं दिख रहा तो लिख लीजिए, मैं बोल तो रहा हूं ना, कलकत्ता में भेजा गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हो विद्रोह। कौन सा विद्रोह? हो विद्रोह। 1820-21 में इस विद्रोह की शुरुआत हुई है। क्षेत्र है छोटा नागपुर, सिंहभूम जिला। ओके, इस विद्रोह में किसका विद्रोह किया गया है? तो राजा जगन्नाथ के खिलाफ यह विद्रोह हुआ है। जो राजा था उसी के खिलाफ यह विद्रोह हुआ है। ठीक, राजा के खिलाफ यह विद्रोह हुआ है, हो विद्रोह। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, अब कोल विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह अगर ईस्वी पूछे तो बताइए 1831। ठीक ना, 1831। और अगर क्षेत्र पूछे तो बता देंगे आप कि छोटा नागपुर क्षेत्र। ठीक है ना, छोटा नागपुर क्षेत्र। कोल विद्रोह, ये आपको ध्यान देना है। कोल विद्रोह में जो जनजाति शामिल है वह कौन कौन है? मुंडा, उरांव और भी अन्य जनजाति है। इसमें बहुत ज्यादा लोग मारे भी गए हैं। लगभग 1000 लोग यहां पर मरे हैं इसमें। कहां गया? हाँ, लगभग 1000 लोग जो है वह इसमें मरे हैं। किस विद्रोह में? कोल विद्रोह में लगभग हजारों लोग जो है वह मरे हैं। ठीक ना। यह विद्रोह हुआ था क्यों? तो मानकी, जी हाँ, मानकी एक प्रकार का समझ लीजिए कि क्या था, मैं बता देता हूं डिटेल में। जैसे जो इन पर एक तरह समझिए कि कर थोपा गया था, टैक्स एक तरह का, है ना। जैसे जमींदार कर वसूला करते थे तो इन पर भी वसूला जाने लगा, आदिवासियों पर भी, मानकी। तो उसी को लेकर के और ये विद्रोह किए हैं। यह विद्रोह, कोल विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हजारों लोग इसमें मरे हैं, लगभग हजारों लोग मरे हैं ये कोल विद्रोह में। यह 1831 छोटा नागपुर में हुआ है। और इसी विद्रोह के बाद एक एजेंसी की स्थापना हुई है जो है साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक ना, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो पूछता है कि किस विद्रोह के दरमियान साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन हुआ? किस विद्रोह के दरमियान? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस विद्रोह के दौरान साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, या साउथ अगर हिंदी में पूछे तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की स्थापना हुई है इसी कोल विद्रोह के दरमियान, ईस्वी 1831, क्षेत्र छोटा नागपुर। ओके, चलिए आते हैं भूमिज विद्रोह। कोल के ठीक 1 साल बाद 1832 में इस विद्रोह की शुरुआत हुई है। इसके नेतृत्व करता है गंगा नारायण, नाम है इनका। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व करता गंगा नारायण, ईस्वी 1832। इसे गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछे कि गंगा नारायण हंगामा कब हुआ था तो बताएंगे 1832 में। जी हाँ, गंगा नारायण हंगामा कब हुआ था? तो 1832 में गंगा नारायण जो हंगामा है वह हुआ है। आगे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है संथाल विद्रोह, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका क्षेत्र कहां था? तो इसका क्षेत्र जो है वह दमनकोह का क्षेत्र। अच्छा ये बताइए, कभी आपसे अगर पूछे कि ये दमनकोह का जो क्षेत्र है यह कहां से कहां तक का क्षेत्र है, तो देखिए लिख लीजिए, भागलपुर से मैं लिखा हूं राजमहल, आपका लिखा हूं ना राजमहल पहाड़ी, वही है, भागलपुर से राजमहल पहाड़ी तक। भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र को दमनकोह कहा जाता है। तो उसी क्षेत्र में यह विद्रोह प्रचलित था।
यह विद्रोह शुरुआत हुई है 1855 में। याद कर लीजिए 1855 में। कभी पूछे कि दामन कोह का क्षेत्र आता है भागलपुर और राजमहल के बीच का क्षेत्र। इसमें सिद्धू कान्हू मुख्य रूप से इसका नेतृत्व किए हैं। ये 4 भाई थे, सिद्धू और कान्हू, ठीक ना, और उसके 2 और थे, चांद और भैरव। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता अगर पूछे तो नाम क्या बताएंगे? सिद्धू और कान्हू, ठीक। लेकिन कितने भाई थे? कितने भाई थे? 4, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इनके पिता का नाम चुल्लू संथाल। इनके पिता का नाम था चुल्लू संथाल। नाम याद रखिएगा। संथाल, चूंकि संथाल जनजाति से हैं ये सभी, इनके पिता जो है चुल्लू संथाल है। इनका जन्म पूछ देता है कभी कभी कि सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ था तो भागनाडीह में इनका जन्म हुआ था। सिद्धू कान्हू का जन्म कहां हुआ था? भागनाडीह में। इनके पिता का नाम भी आप लोगों ने देख ही लिया, चुल्लू संथाल, है ना, जन्म भी आपने देख ही लिया। ये इसमें से इन चारों में ये जो सिद्धू है इसने अपने आप को ठाकुर का अवतार मान लिया। किसने? ठाकुर का अवतार, सिद्धू ने। तो कभी अगर पूछ दे कि सिद्धू कान्हू में किसने ठाकुर का अवतार माना था कि अपने आप को ठाकुर कहा, तो वह था सिद्धू। क्षेत्र आप जान ही गए हैं, भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र, है ना। तो ये सारी चीज संथाल विद्रोह के बारे में आपने जाना। संथाल विद्रोह की शुरुआत अगर मुख्य रूप से पूछा जाए, संथाल विद्रोह की शुरुआत, कि संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई कैसे है, तो एक था दरोगा महेश लाल, है ना, अत्याचारी दरोगा था वो, उसी की हत्या से शुरुआत हुई इस विद्रोह की। जी हां, संथाल विद्रोह की अगर शुरुआत की बात की जाए तो इसी महेश लाल दरोगा से ही इसकी शुरुआत जो है वह हुई है। किससे? महेश लाल। मैं यहां पर लिख देता हूं, महेश लाल जो दुराचारी दरोगा है, इसी की हत्या के साथ जो है इसकी शुरुआत होती है। यहां पर मैं लिख दिया हूं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चीजों को आप समझते चलिए, बारीकी से समझते चलिए। कहीं भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो तुरंत कमेंट करिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करिए कि सर यहां हमको दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। अभी देखिए, ये जो सिद्धू है यहीं पर दिख रहा होगा, जिसने अपने आप को ठाकुर बताया, सिद्धू ने, यह सिद्धू संथाली राज्य की स्थापना कर देता है। किस राज्य की? संथाली राज्य की, ठीक है ना। संथाली राज्य की स्थापना करता है और कहता है कि कोई सरकार नहीं है, संथाली राज्य से ऊपर कुछ नहीं है, जो है हम ही लोग हैं। संथाली राज्य की स्थापना की। ये लोग एक और बात से दुखी थे। उस समय क्या हुआ कि रेल का वो होने लगा था। आप देखेंगे कि जब डलहौजी था भारत में, लगभग इसी कार्यकाल के समय, है ना, तो रेल निर्माण हो रहा था। अब ये बताइए जरा कि भारत में रेल कब बिछाया गया था? ऑप्शन दे देते हैं, 1853, 55, 56, 58, ठीक। रेल कब चली थी? तो आप देख रहे होंगे कि इसी दरमियान रेल बिछाया जा रहा था, रेल पटरी। तो ये लोग काम तो कराए, जो अंग्रेज थे ये काम तो कराए इन आदिवासियों से, लेकिन इनको सही मजदूरी नहीं दे पाए, उचित मजदूरी नहीं दी। यह भी कारण था इनके विद्रोह करने का। समझ रहे हैं? कारण विद्रोह का समझ लीजिए कि कारण क्या क्या था। तो आप देख रहे हैं कि इस समय रेल चला होगा, 1855 है तो रेल का काम शुरू ही हो रहा होगा। तो समझ लीजिए कि इसी समय जो है वेतन नहीं देंगे आप तो भाई कोई भी गुस्सा होगा। अब हम नौकरी करें, हमको पैसा ना मिले तो बुरा लगेगा ना। तो ये बात है कि इनको नहीं, मतलब उचित कीमत, उचित मजदूरी जो है वह इनको नहीं दिया जाने लगा। ये बात आपको ध्यान देना है। इनके लिए अब देखिए यहां पर संथाल परगना बना दिया गया है। ये संथाल परगना है ना, ये इसी समय बनाया गया। ये जो परगना है, ये विद्रोह इतना फेमस हो गया कि इसके लिए अलग से गवर्नर जनरल जो होता है वो इसका कंट्रोल करने लगा। स्पेशल संथाल परगना का कंट्रोल गवर्नर जनरल स्पेशल करने लगा, इसकी निगरानी।
तो ये सारी बातें जो है वो इसके बारे में आप याद रखिएगा। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा चीजों को अब बता देते हैं जल्दी जल्दी। आगे चलते हैं। मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह ईस्वी याद कर लीजिए 1899 से 1900। क्षेत्र जो है वह छोटा नागपुर। नेतृत्व करता है बिरसा मुंडा। इनको आगे जाके बिरसा भगवान के नाम से जाना जाएगा, है ना, बिरसा मुंडा। तो ये आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा, जिनको बिरसा भगवान के नाम से जाना गया, इनका जन्म अगर पूछ दे तो 15 नवंबर 1874। ये 15 नवंबर तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, ईस्वी याद रखिएगा 1874, ठीक ना, 1874। यहां पर कमेंट करिए कि इनको मारा कब गया था, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी, जरा कमेंट करिएगा। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, छोटा नागपुर, नेतृत्व करता बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874। कहां में? पलामू। कहां में? पलामू, बिहार, है ना, उस समय बिहार में ही था, यह याद रखना है। गांव का नाम पूछे तो अलिहातू गांव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिरसा मुंडा। अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिरसा मुंडा दिमाग में बैठा लीजिए, पूछा ही जाएगा। झारखंड का भी दे रहे तो बिरसा मुंडा पूछा ही जाएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। इसलिए मैं चीख चीख के बोल रहा हूं। तिथि भी याद कर लीजिए 15 नवंबर 1874, पलामू, गांव अलिहातू, ठीक ना। ये 1895 में अपने आप को दूत घोषित करते हैं कि मैं ईश्वर का दूत हूं, मैं ईश्वर का दूत हूं। किसने? बिरसा मुंडा ने। और ये भगवान के नाम से जाने लगे, बिरसा भगवान कहलाने लगे, ठीक। अब 1899 याद रखिएगा, देखिए 99 में ही शुरू किए है ना। 25 दिसंबर को ये आक्रमण करते हैं, बहुत ही कम, 8, 5, 13, 12 दिन ही ये चलता है और 8 जनवरी को यह समाप्त भी हो जाता है। इसीलिए यहां पर 1800 से 1900 लिखा गया है। 25 दिसंबर से शुरू होता है, 25 दिसंबर जिस दिन से बड़ा दिन होता है उस दिन से शुरू होता है। 8 जनवरी को यह विद्रोह जो है लगभग समाप्त आपको देखने को मिलता है। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार भी किया जाता है कुछ दिन के बाद। यह डेट बीपीएससी में पूछा गया है कि बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया है, तो 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार किया गया है। 3 मार्च 1900 को याद रखिएगा, तिथि याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तिथि। 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया। जून महीने में, मार्च में गिरफ्तार हुआ, जून में इनकी मृत्यु हो जाती है हैजा से, है ना। इनकी मृत्यु कैसे होती है? हैजा बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बिरसा मुंडा तक इतना विद्रोह। एक विद्रोह उड़ीसा में भी है, उसको जरा जान लीजिए, कंध विद्रोह है, यह उड़ीसा में है। इसमें जो जनजाति है वह भूया और जुआंग जनजाति है, ये याद रखिएगा। यह उड़ीसा का है, तो थोड़ा सा इसको भी दिमाग में आप रख लीजिए, क्योंकि बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब बिहार के ही हिस्सा था, तो है ना, तो ये भी याद रखिएगा। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट चाहिए तो चाहे तो ले लीजिए, लग रहा हो तो, है ना। इसी विद्रोह के बाद 1935 में धारा 342 के तहत, धारा 342 के तहत जो उस समय की धारा थी, आदिवासियों को आरक्षण दिया जाने लगा 1935 में, ठीक ना। यह भी याद रखिएगा 1935 में इनको आरक्षण दिया जाने लगा। और 1952 में, यहां पर मैं लिख दूं, 1935 में आरक्षण दिया जाने लगा, ये मैं अलग लिख रहा हूं। 1935 में आरक्षण दिया जाने लगा इनको। और 1952 में नई वन नीति, ठीक ना, नई वन नीति, नई वन नीति की स्थापना हो गई 1952 में। तो कुल मिलाकर के बहुत इंपॉर्टेंट है जो आखिरी का दोनों लिखे हैं। 1935 में धारा 342 के तहत इनको मिल गया आरक्षण, 1952 में नई वन नीति की घोषणा हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, जो बार बार आप कहते हैं कि स्क्रीनशॉट तो लेने नहीं देते हैं। अब चलिए, अब आप लोग बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, इत्मीनान से देखिए, समझिए, सब कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, अगर कहीं कोई डाउट लग रहा हो किसी प्रकार का तो कमेंट करिएगा। एक आखिरी में क्वेश्चन, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, कमेंट कर दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा है।
अगर वीडियो को देखा है तो कमेंट करिएगा झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, डेट सहित, दिनांक सहित आपको कमेंट करना है। तो चलिए इजाजत चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।